हाँ, नमस्कार छात्रों। हम मानव भूगोल में मानव प्रजातियों के अभिलक्षण यानी मानव प्रजाति को विभाजित करने के लिए या उनमें अंतर पैदा करने के लिए कौन कौन से बाहरी शारीरिक लक्षण होते हैं इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको कुछ जो हमने 3-4 बताए थे कि भाई किन आधारों पर हम कौन कौन से मानव प्रजाति का अभिलक्षण है, जिनमें सिर की आकृति, केशों का ऊर्ध्वकाट, नाक की आकृति, त्वचा का वर्ण में से हमने पिछली वीडियो में सिर की आकृति, जिसको हम कपाल घातांक भी कहते हैं, के बारे में हमने बताया था। आज हम इससे आगे के बारे में बात करेंगे। इसमें लेते हैं दूसरा, नाक का अनुपात या घातांक, जिसको हम इंग्लिश में नस्ल इंडेक्स भी कह सकते हैं। इसमें नाक की लंबाई और चौड़ाई का प्रतिशत संबंध होता है, यानी कि हम नाक की जो लंबाई है और चौड़ाई है उसका एक इंडेक्स निकालते हैं, उसका हम प्रतिशत में एक आनुपातिक प्रतिशत निकालते हैं, उसके आधार पर घातांक ज्ञात करते हैं। इस आधार पर 3 वर्ग बना सकते हैं हम। सबसे पहला वर्ग में आता है चौड़ी नाक। इसमें चौड़ाई का जो घातांक है वो 85% से अधिक होना चाहिए। दूसरा है मध्यम चौड़ाई की नाक, जिसको बोलते हैं हम 75 से 80% घातांक वाले जो लोग हैं उनको हम इस कैटेगरी में लेते हैं। और 70% से कम जिनका घातांक आता है वो पतली नाक वाले कहलाते हैं। इस आधार पर विश्व में सभी निग्रोइड लोग चौड़ी नाक वाले हैं, कॉकेशियन लोग पतली नाक के होते हैं, मंगोलियन मध्यम चौड़ी नाक वाले होते हैं। परंतु नाक का घातांक वंशानुक्रम में इतना स्थायी नहीं है जितना कि कपाल घातांक है। अर्थात यानी कि हम अगर इसमें शारीरिक लक्षणों में जो अभिलक्षण हैं जिससे हम प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं उसमें यानी कि स्थायी जो अंग है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उनको हम ज़्यादा सम्मिलित करते हैं। तो जो सिर का कपाल घातांक है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा है केशों की बनावट, टेक्सचर ऑफ हेयर। कुछ विद्वानों ने इसे महत्वपूर्ण माना है, जैसे कि हेडन ने। केश की आकृति मानव प्रजाति के वंशानुक्रम में लगातार चलती जाती है। उस पर मनुष्य की आयु का, नर नारी भेद का, जलवायु और भोजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी समान रूप से चलते जाते हैं, यानी कि ये हेरिडेटरी है। जिस प्रकार की हेरिडिटी एक वंश से दूसरे वंश में होती है, इसी प्रकार से केशों की बनावट भी जैसे माता पिता में होती है वैसे ही बालक में होती है। बालों की आकृति इस बात पर निर्भर है कि प्रत्येक बाल के ऊर्ध्वकाट से उसका व्यास कितना होता है और शरीर के चर्म में बाल की जड़ की थैलियाँ कितनी मुड़ी हुई है या सीधी है। नेग्रेटो प्रजाति के बाल की ऊर्ध्वकाट 40 तथा मंगोल प्रजाति के बाल की ऊर्ध्वकाट 80 होती है। निग्रो प्रजाति में बालों की आकृति लहरदार न होकर छल्लेदार होती है, जबकि काकेशियन की आकृति लहरदार होती है और मंगोल प्रजाति के बाल सीधे होते हैं। इसके बाद हम लेते हैं शरीर का कद। प्रजातियों का वर्गीकरण करने में शरीर की ऊंचाई यानी कि उसकी लंबाई भी शामिल की जाती है। इसके भी हम 4 भागों में इसको बांटते हैं, 4 वर्ग बनाते हैं, जिसमें 148 सेंटीमीटर से 158 सेंटीमीटर की लंबाई वाले लोगों को हम नाट्य कद में लेते हैं। 159 से 168 सेंटीमीटर तक वालों को हम मझले कद में, 169 से 172 सेंटीमीटर तक वाले लोगों को लंबा कद वाले और 172 सेंटीमीटर से अधिक की लंबाई वालों को हम बहुत लंबे कद में सम्मिलित करते हैं। पिग्मी जाति के लोग 148 सेंटीमीटर से कम नाट्य कद के होते हैं। चीनी लोग भी नाट्य कद के होते हैं। शरीर की ऊंचाई पर जलवायु के प्रभाव के अलावा वंश तथा भोजन और निवास की दशाओं का भी प्रभाव पड़ता है। इस कारण से हम इसको सब्सिडियरी रूप से जातियों का वर्गीकरण करने में काम में लेते हैं। इसके अलावा है त्वचा का रंग। शारीरिक लक्षणों में कद के बाद त्वचा वर्ण का स्थान है जो दूर से ही दिखता है। त्वचा के वर्ण के बहुत से भेद है। नेग्रेटो प्रजाति श्याम वर्ग की होती है। निग्रो प्रजाति का रंग चॉकलेट से काला, ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति गहरे भूरे से जैतूनी रंग की, मेडिटेरियन प्रजाति हल्के भूरे या गौर वर्ण की होती है। मंगोल प्रजाति पीत वर्ण या गौर वर्ण की होती है। त्वचा के रंग
पर भी जलवायु का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से हम आगे लेते हैं नेत्रों का घातांक। नेत्रों के गोलक छिद्र यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात उसका घातांक होता है। नेग्रिटो में लगभग 40, ऑस्ट्रेलियाइड में 87, मेडिटेरियन में 88 व अल्पाइन तथा मंगोलाइड में 92 से 99 घातांक होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्वचा का वर्ण, घापाल घातांक, नासिक अनुपात, केशों की आकृति और शरीर का कद ऐसी स्थायी लक्षण है जो एक बार अलग होने के पश्चात अब स्थिर हो गए हैं। ये लक्षण एक युग से दूसरे युग तक चले जाते हैं तथा प्रजातियों के मिश्रण होने पर भी थोड़ी अधिक मात्रा में शुद्ध रूप से जारी रहते हैं। तो ये हमारे प्रजातियों को विभक्त करने वाले कुछ शारीरिक अभिलक्षण हैं जिनके आधार पर हम प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। अगली क्लास में हम आपको विश्व